नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली में वक्फ बोर्ड घोटाले की। आप सोचिए केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं कितनी हावी हैं। महत्वाकांक्षाएं हावी होंगी क्यों नहीं। बहुत जल्दी पीएम बनने का सपना जो है वो चाहे खालिस्तान के साथ हाथ मिलाना पड़े, चाहे देश के विरुद्ध जाना पड़े, चाहे अन्ना को धता बतानी पड़े, चाहे प्रशांत भूषण को नीचा दिखाने पड़े, चाहे योगेंद्र यादव को साइड दिखानी पड़े, या फिर अपने परम मित्र को भी साइड करना पड़े, या फिर आप कह लीजिए कि बाकी लोगों को जेल भेजना पड़े, चाहे उनमें मनीष सिसोदिया हों, चाहे सत्येंद्र जैन हों। कुमार विश्वास को भी विश्वास भंग करना पड़े। ये सब किया जाएगा। अब कहने के लिए जिस समय शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उनके यहाँ जो एसी लगे होते थे उन एसी का खर्चा जनता देती थी। कहने के लिए उस समय जनता से कहा गया था कि अपने बिजली के कनेक्शन जोड़ लो, किसी को बिल नहीं भरना है, और ये बिजली बिल हम भरें और मुख्यमंत्री अपने यहाँ एसी लगाए, एसी में बैठे। ये संभव नहीं। उसके बाद केजरीवाल जी अपने यहाँ शीश महल बनवाते हैं और लैट्रिन के अंदर भी एसी और वार्म अप लगवाते हैं, या मैं कहूँ कि उसके अंदर भी ब्लोअर लगवाते हैं। उसको एडजस्टेबल बनाते हैं ताकि नीचे से जब हल्का हल्का सर्दी लगे तो गर्म पानी निकल सके और गर्मी लगे तो ठंडी हवा निकल सके। आप सोचिए कि रिमोट कंट्रोल से एडजस्ट होने वाली लैट्रिन और संडास बनाया जा सके, बढ़िया पर्दे लगाए जा सकें, बढ़िया सीलिंग बनवाई जाए, फन्नाटेदार सब रिमोट कंट्रोल से चलने वाला महल बनवाया जाए, और उस महल में जो फर्श है वो भी गजब की इटालियन पत्थर से बनवाई जाए, और खूब उस पर ऐशो आराम से रहा जाए राजा महाराजाओं की तरह। ये सब करते आए, वो सब कुछ किया। नितिन गडकरी जी के ऊपर आरोप लगाए, बाद में माफ़ी मांगी। उस समय आप सोचिए कपिल सिब्बल के ऊपर आरोप लगाए, माफ़ी मांगी। फिर कपिल सिब्बल को अपने मंच पर बुलाकर भाषण दिलवा दिया जब दिल्ली का केस आया। इसके अतिरिक्त और लोगों के खिलाफ, मैं अरुण जेटली जी की बात करूं, जब उनके खिलाफ मुकदमे हो गए तो अरुण जेटली जी से माफ़ी उनके घर मांगे। यानी कि खूब इल्ज़ाम लगाओ और बाद में माफ़ी मांग कर बाहर निकल आओ और कह ये दो कि दिल्ली के हित के लिए, क्योंकि केजरीवाल का दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहना यानी कि दिल्ली का हित उनकी नज़र में है। चाहे दुनिया को धता बतानी पड़े, चाहे देश की कितनी भी बर्बादी करनी पड़े, चाहे सिग्नेचर ब्रिज बनाने वाली केंद्र की सरकार हो, उद्घाटन करने वो पहुंच जाएं, मेट्रो बनाने वाली केंद्र सरकार हो, उद्घाटन करने वो पहुंच जाएं। मतलब क्या पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। अभी तक जब तक पंजाब में सरकार नहीं थी तब तक पराली पंजाब से आ रही है, पराली जलकर पंजाब से आ रही, लेकिन जब से पंजाब में सरकार आ गई तब से हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर इल्ज़ाम लगने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि पराली बंद करिए, नहीं मानी। बाद में सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि हम धान की फसल ही कम करवा देंगे। क्या आपने कोई स्टेप लेना शुरू किया? अगर आप पराली को जलाना बंद नहीं कर सकते, उसका कोई एडजस्टमेंट पंजाब सरकार नहीं कर सकती, तो फिर पंजाब में धान उगाई ही पर बैन लगाना पड़ेगा, यानी कि उसको कम करना पड़ेगा। और क्या उसको सिस्टमेटिक उसकी जो फसल है उसको कम करने की कोई व्यवस्था की? यानी कि पराली के विषय में जितने बयान पंजाब को लेकर दिए थे केजरीवाल ने कि सब पंजाब से आ रहा है, आप सोचिए पंजाब में सरकार बनने के बाद पराली तो वहाँ चल रही है, लेकिन प्रदूषण दिल्ली की तरफ उनकी नज़र में नहीं आ रहा है। प्रदूषण दिल्ली की तरफ अगर कहीं से आ रहा तो वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आ रहा है। शराब घोटाले की चर्चा तो हम सब मतलब खूब चली ही रही है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 5% से 14% तक उसमें कमीशन बढ़ा दिया गया। उस कमीशन से पार्टी की फंडिंग बढ़ा दी गई। पार्टी की फंडिंग और जो पैसा लिया गया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी पाया कि 320 करोड़ रुपया या 330 करोड़ रुपए का फंड ट्रांजैक्शन तो इस्टेब्लिश हो चुका है, जिसको अभी भी वो तोड़ नहीं पाए मनीष सिसोदिया केस में। अभी तक वो कह रहे थे पैसा मिला नहीं, आपने छापे डाले वो नहीं मिला, आपने ये किया वो नहीं मिला। अब आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब से कह दिया है तब से ऐसा कोई बयान आपको सुनने में नहीं आएगा जिसमें आम आदमी पार्टी ये कह रही हो कि कुछ मिला नहीं।
मैंने तो अभी तक सुना नहीं, कुछ मिला नहीं। हाँ, ये ज़रूर आप कह रही है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को क्रैश करना चाहती है। क्यों क्रैश करना चाहती है? क्योंकि केजरीवाल घोटालेबाज या घोटाला करने वाले व्यक्ति हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दे दिया था कि अगर पैसा आम आदमी पार्टी के चुनाव में खर्च हुआ है तो आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया। आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाने का मतलब था कि उसके संयोजक को फंसा देना। अब आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्शन दे दिया, या मैं कहूँ सजेशन दे दिया कि भाई इनको पार्टी बनाना चाहिए आपको। अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के इलेक्शन में पैसा खर्च कर दिया गया है सारा, तो फिर आम आदमी पार्टी को अब उन्होंने पार्टी बना दिया। जैसे ही आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया गया शराब घोटाले में, आप समझ लीजिए कि संयोजक का नंबर आ गया, जबकि संयोजक तो एक इकोनॉमिस्ट था, संयोजक तो एक इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से आता था। संयोजक को ये मालूम था कि कब फंसा जाएगा। पैसा जब मिलेगा ही नहीं तो कैसे फंसोगे। जब मुर्दा मिला ही नहीं तो मर्डर केस कैसे हो जाएगा। इसलिए मुर्दे को जड़ सहित साफ कर दो, और मुर्दे के पास अगर किसी के एविडेंसेस मिले तो किसी कार्यकर्ता के मिलने चाहिए, किसी मिनिस्टर के मिलने चाहिए, मुख्यमंत्री के नहीं मिलने चाहिए। यानी कि मुख्यमंत्री मजा पूरा लें, मुख्यमंत्री संडास भी बढ़िया एसी वाला और ब्लोअर लगवाकर ठंडी गर्मी वाला करवाएं, ऊपर एडजस्टेबल करें, गुदगुदी हवा फेंकने वाला करवाएं, गुदगुदी उसमें वो जो पानी निकलता है सफाई करने के लिए वो बढ़िया शॉवर का निकलवाएं, ठंडा गर्म निकलवाएं। मजे वो मारेंगे, और फंसेगा कौन? फंसने के लिए मनीष सिसोदिया बलि चढ़ेंगे, फंसने के लिए सत्येंद्र जैन बलि चढ़ेंगे, फंसने के लिए संजय सिंह चढ़ेंगे। संजय सिंह को जब कुछ समझ नहीं आया तो पेशी के दौरान बाहर निकलते समय कहा अरविंद केजरीवाल को ये मरवाना चाहते हैं। ये भी संभव है कि संजय सिंह की ये पॉलिसी हो, या संजय सिंह इसमें विचार कर रहे हों कि केजरीवाल को किस प्रकार से हानि पहुंचाई जाए, और जो वो कह रहे हैं वैसा भी करवाया जा सकता है। तो फिर ऐसा कौन नेता होगा जो केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री बनेगा? केजरीवाल के जेल जाने की नौबत जब आने लगी तो फिर सभी ने एक सुर में मुख्यमंत्री की दौड़ में दौड़ना शुरू कर दिया। अभी आम आदमी पार्टी इतनी मैच्योर नहीं हो पाई है कि सुनीता केजरीवाल को स्वीकार कर ले, जैसे कि लालू के जेल जाने के बाद राबड़ी को स्वीकार कर लिया गया था। अब चूंकि अभी वो स्थिति में नहीं है, इसलिए बाकी की लीडरशिप जो है वो सक्सेशन में आ जाएगी। लड़ाई होगी, आतिशी बनेगी कि वो बनेंगे कि ये बनेंगे कि भारद्वाज बनेगा या फिर कोई और बनेगा। ऐसी परिस्थिति में केजरीवाल को अपने पूरे मंत्रिपरिषद को कन्विंस करना पड़ा कि हम जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। यानी कि उनको मालूम है कि वो जेल जाने वाले हैं। कुछ मीम भी पब्लिश हुए हैं जिनमें ये बताया गया है, जिसमें दिखाने की कोशिश की गई है, या जिनमें उनके कलेक्शन किए गए हैं, उन कलेक्शंस में ये बताया गया है कि केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, उनको क्यों नहीं डालते, ये जेल जाएंगे क्यों नहीं डालते, मुझे भी जेल डालने क्यों नहीं जाते। जिनके जिनके नाम बताए थे केजरीवाल ने कि इनको जेल में डाल दो अगर ये, और इनको डालना चाहिए, वो सब जेल में है। केजरीवाल अभी उनका नंबर आ चुका है, तो केजरीवाल ये भी सब कर चुके हैं। इतना सब कुछ चल रहा था, केजरीवाल सदमे में थे। अब उन्होंने कहना बंद कर दिया कि माल बरामद नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 330 करोड़ का ट्रांजैक्शन इस्टेब्लिश करके ईडी और सीबीआई ने दिखा दिया। तो अब वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि भाई नहीं हुआ, क्योंकि उस समय क्या था, कैश तो नहीं मिला। लेकिन ये तो सत्य है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, जो मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए थे, लैपटॉप जब्त किए गए थे, कंप्यूटर जब्त किए गए थे, उनसे कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई ने ये सब कुछ ढूंढ लिया, और ढूंढने के बाद ये बता दिया कि साहब 330 करोड़ 320 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन तो इस्टेब्लिश हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के एविडेंसेस दिए गए उसने ये बात स्वीकार भी कर ली। अब ऐसी परिस्थिति में जब जेल जाने की 100% नौबत आ चुकी थी, और ये था कि अब जेल चले ही जाएंगे, ऐसी परिस्थिति में एक और चीज़ सामने आ गई। एक चीज़ तो पहले से चल रही थी, वो थी कि मनमोहन सिंह सरकार ने उस समय वक्फ बोर्ड को एक बड़ी फेरलिस्ट 100 से ऊपर संपत्तियां दे दी थी, जो प्राइम लोकेशन की थी, हजारों करोड़ रुपए की थी। केंद्र में मोदी जी की सरकार ने उन सबको निरस्त कर दिया, और उन प्रॉपर्टियों पर जब जांच बिठाई गई तो मालूम पड़ा कि वो तो सरकार की संपत्तियां हैं। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने वो संपत्तियां चुनाव से जस्ट पहले 2013 में उनके नाम कर दी थी। भाई वक्फ बोर्ड पर इसका क्लेम बनता, नाम क्या कर दी थी, वक्फ बोर्ड के खिलाफ सरकार जो मुकदमा कर रही थी कि ये ज़मीनें सरकार की हैं, वो सब केसेस वापस ले ली थे। इसका मतलब साफ होता है कि वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टियां रिकॉग्नाइज कर दी। ऐसी सब संभावनाओं के बीच वक्फ बोर्ड में सैलरियों का विवाद आया कि वक्फ बोर्ड के लोगों को सैलरियां सरकार देती है, जबकि वक्फ की अपनी आमदनी होती, और वक्फ बोर्ड लगातार विवादों में है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वक्फ बोर्ड को लेकर सुलझाएं, नहीं तो देश की जनता बड़ी अधीर हो रही है इन मामलों को लेकर कि देश में
वक्फ बोर्ड को ख़त्म क्यों नहीं किया जा सकता। वक्फ बोर्ड अगर पाकिस्तान बन चुका था तो वक्फ बोर्ड की आवश्यकता भारत में क्यों है। पाकिस्तान में जो मंदिर थे क्या कोई बोर्ड बनाकर वो हिंदुओं को दिए गए। पाकिस्तान के उन क्षेत्रों में जो मंदिर या ट्रस्ट बनी हुई थी या जो स्कूल बने हुए थे, वेद विद्यालय बने हुए थे, क्या उन विद्यालयों की कोई ट्रस्ट बनाई गई जिनमें हिंदुओं को बिठाया गया हो। पाकिस्तान ने तो वो सारे ख़त्म कर दिए और उन्होंने वो उनको स्टेट लिस्ट घोषित कर दी। भारत में भी ऐसे स्थानों को जो कि मुसलमानों के पास थे 1947 से पहले, भारत सरकार ने उनको राज्य प्रॉपर्टी या राष्ट्रीय प्रॉपर्टी घोषित क्यों नहीं किया। जैसे पाकिस्तान ने उसको कर दिया वैसे हमको भी वो राष्ट्रीय प्रॉपर्टियां घोषित कर देनी चाहिए थीं। हमने वो राष्ट्रीय प्रॉपर्टियां घोषित करने के बजाय 1954 में एक वक्फ एक्ट बना दिया और वक्फ एक्ट में एक वक्फ बोर्ड बनाया। वक्फ बोर्ड को वो प्रॉपर्टियां कस्टडी में दे दी और कहा कि भाई तुम संरक्षण करोगे। वक्फ बोर्ड का जो एक्ट बना उस एक्ट में मुसलमानों को ही उसका संरक्षक बना दिया। मोस्टली मुसलमान ही उसमें बैठे, मोस्टली क्या सारे मुसलमान ही बैठेंगे। अब वही अपील होगी तो वहाँ मुस्लिम बैठे होंगे। अब अपील में जाएंगे, किसी की प्रॉपर्टी हो वो अपील में जाएगी तो क्या होगा, अपील में जाएगी तो वहाँ जो बोर्ड बैठा है वो तो अल्लाह के नाम से काम करने वाला है। वो उसको तो ये लगता है कि नहीं ये तो फॉर अलमाइटी अल्लाह के लिए प्रॉपर्टियाँ हैं और अल्लाह की प्रॉपर्टी में क्या सही क्या गलत, क्या कानून क्या नहीं, क्या कागज़, क्योंकि ज़मीन पर कानून बनाने वाले लोग क्या अल्लाह के कानून को चैलेंज कर पाएंगे। क्या ज़मीन पर कानून लिखने वाले लोग क्या ऊपर से अल फुरकान ऊपर से जो पुस्तक आई उसको चैलेंज करेंगे। ऐसा तो संभव ही नहीं है। इसलिए ज़मीन के ये कानून ही ये तत्कालीन है और ज़मीन पर ये जो विधियाँ हैं ये तत्कालीन हैं, लेकिन सब प्रॉपर्टी ये अल्लाह की है। अल्लाह के रहम करम पर संसार जीवित है तो फिर ये अल्लाह की प्रॉपर्टियों पर कानून नहीं देखा जाता, एक सुर में कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड के पास जब गए, वहाँ के ट्रिब्यूनल के पास गए तो उसने यूनिनिमसली एक सुर में उन प्रॉपर्टी को अल्लाह की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। हालांकि आवश्यक नहीं कि सभी में कर दिया हो, कुछ में पेच फंसा भी होगा जिसमें नहीं कर सकते थे, कोई रास्ता ही नहीं था उसमें नहीं किया। अब ऐसी परिस्थिति में अमानतुल्लाह खान, हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान वक्फ या माइनॉरिटी मिनिस्टर वहाँ पर थे, माइनॉरिटी के काम देखा करते थे। वक्फ बोर्ड ने सैलरियाँ तय कर दी कि भाई सरकारी है तो सरकार सैलरियाँ देगी, सरकार फंड देगी, सरकार सैलरियाँ देगी। जो इन पर कस्टोडियन बैठेगा, जो इस पर मुतवल्ली बैठेगा या जो इन प्रॉपर्टियों का कस्टोडियन होगा, ठीक है। लेकिन इन प्रॉपर्टियों के कस्टोडियन के रूप में भर्ती कौन करेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड तो ऐसा माना गया कि सरकारी है, सरकार उसका संरक्षक है और सरकार संरक्षक अगर होती तो वो सेकुलर भारत में ये जाति भेदभाव या जो रिलीजियस भेदभाव हो वो करने की गुंजाइश ही नहीं बनती थी। लेकिन वहाँ मुस्लिम बिठा लिए गए और मुस्लिम बिठाकर वो बोर्ड शोर्ट का सारा काम उनको दे दिया गया, तो फिर नॉन सेकुलर हो गया वक्फ बोर्ड। नॉन सेकुलर वक्फ बोर्ड, मैं कह रहा हूँ कि सेकुलर अगर वक्फ बोर्ड है या सब कुछ भारत में सेकुलर है, सेकुलरिज्म भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो फिर रिलीजन के नाम से अलग से किसी पार्टिकुलर रिलीजन का कोई रिजर्वेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि भारत तो सेकुलर है। और चूंकि रिजर्वेशन नहीं हो सकता तो किस हैसियत से ये सब कुछ किया गया, ये सब प्रश्न हैं। लेकिन वहाँ पर अमानतुल्लाह खान बैठे और ये जो वक्फ की संपत्तियाँ थी इनकी कस्टडी के लिए जो वक्फ की मस्जिदें थीं, उनके जो अजान करने वाले लोग थे, जो नमाज़ पढ़ने वाले लोग थे, जो वहाँ अर्दली थे, जो वहाँ सरदली थे, या फिर जो ईदगाह बने हुए हैं उन पर बैठे हुए लोग, मैं कहूँ कि जो कब्रिस्तान बने हुए हैं उन पर बैठे लोग, कुल मिलाकर जो वक्फ़ों की संपत्तियां हैं, जो वक्फ़ों के नाम दर्ज संपत्तियां हैं, उनकी कस्टडी के लिए कोई ना कोई मुतवल्ली अपॉइंट करना पड़ता है, कोई ना कोई व्यक्ति अपॉइंट करना पड़ता है, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड उनकी सैलरी देता है, वक्फ की अपनी आमदनी हो सकती है जहाँ से वो सैलरी देगा, लेकिन चूंकि वक्फ बोर्ड के पैसे तो वो चूँकि अलमाइटी अल्लाह के पैसे हैं, वो कैसे सरकार ले लेगी। वो हिंदू मंदिर से तो ले सकती है, हिंदू मंदिर तोड़वा भी सकती है, लेकिन अलमाइटी अल्लाह की कैसे ले लेगी। इसलिए उनको सैलरियाँ कौन देगा, सैलरी देने के लिए दिल्ली सरकार ने आगे बढ़ा और दिल्ली सरकार ने उनको सैलरियाँ देनी शुरू कर दी। बड़ा अच्छे वेतन की नौकरियाँ वहाँ पर निकल पड़ी, बहुत अच्छे वेतन के ऊपर उनके अपॉइंटमेंट हो गए। ये जो अपॉइंटमेंट या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चला, इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में भी केजरीवाल के लोगों ने हाथ मारने से बाज नहीं आया, क्योंकि पैसा चाहिए था, उनको प्रधानमंत्री बनना है, उनको अंतर्राष्ट्रीय होना है। तो वक्फ बोर्ड में जो रिक्रूटमेंट हुए, उन रिक्रूटमेंटों में केजरीवाल सरकार के मंत्री अमातुल्लाह खान, जो इस समय जेल में हैं, अमातुल्लाह खान ने बहुत बड़े स्तर पर नोट लेकर, पैसे लेकर उनके अपॉइंटमेंट किए हैं।
अब ये मामला उस समय सीआईडी के संज्ञान में आ गया था, सीबीआई के संज्ञान में आ गया था, सीबीआई के पास में एफआईआर हो गई थी। सीबीआई उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। सीबीआई की रिकमेंडेशन पर एफआईआर हुई और दिल्ली पुलिस ने, दोनों ने अपने अपने एविडेंसेस दिए और ये पता लगा कि वाकई में इन मस्जिदों का, इन मदरसों का, इन इमामबाड़ों का, इन ईदगाहों का या फिर कब्रिस्तानों का, मज़ारों का, जो भी है इसमें सब में जो अपॉइंटमेंट हुए उसमें भारी पैसा लेकर अपॉइंटमेंट किया गया। अब अमातुल्ला खान की ये जो कारनामे थे, नो डाउट केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री के इशारे पर ही सब कुछ चल रहा होगा। अमातुल्ला ने जो पैसा लिया वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा एक तो चुनावों में गया होगा, वो बात ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ वो पैसा से दूसरी प्रॉपर्टी बनाई गई। तो 3 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है और ईडी ने उन 3 लोगों को जो अमातुल्ला के एसोसिएट हैं उनको गिरफ्तार किया और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। संपत्ति बिकी, यानी कि वक्फ बोर्ड में ये जो पैसा चला रिक्रूटमेंट का, वो पैसा गया कहाँ? उस पैसे से इमोबाइल प्रॉपर्टी और मोबाइल प्रॉपर्टी खरीदी गई, बड़े भारी भारी बंगले। वो तो आप जान ही रहे हो कि कैसे शीश महल का प्रकरण चल रहा था। तो इधर उस तरह के शीश महल के मिनी शीश महल बनाए जाने लगे। गुम्मद कह लीजिए, आलिमों के घर कह लीजिए, अमीरों के घर कह लीजिए। तो अमातुल्ला ने क्या किया कि जो हुआ वो पैसा जो देना था वो तो चुनाव में दिया ही होगा, इसके अतिरिक्त जो पैसा है वो अपने कुछ गुर्गों जो उनसे एसोसिएट्स थे उन एसोसिएट्स के नाम से संपत्तियां खरीद डाली। अब उन नाम से संपत्तियां खरीद डाली तो पैसा वहाँ से आया। सीबीआई और ईडी ने जब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो इन्वेस्टिगेशन करते करते वो वहाँ तक पहुँच गए कि भाई इन एसोसिएट्स के पास प्रॉपर्टी का पैसा कहाँ से आया। तो मालूम पड़ा उनका सीधा इशारा हो गया अमातुल्ला के खिलाफ, यानी कि अमातुल्ला खान ने वक्फ बोर्ड में भर्ती, वक्फ की प्रॉपर्टियों के सेटलमेंट, वक्फ की प्रॉपर्टियों का अपना हिसाब किताब, वक्फ की प्रॉपर्टियां छोड़ना, पकड़ना, मुकदमे करना, इन सब में भी पैसा लेने से नहीं छोड़ा। यानी कि आम आदमी पार्टी, बाकी तो छोड़ दीजिए, मुसलमान ये कहता था कि नहीं साहब, आम आदमी पार्टी का संयोजक अरविंद केजरीवाल उनका ट्रू फॉलोवर है या उनका ट्रू फ्रेंड है, वो उस अरविंद केजरीवाल के चेलों ने वक्फ बोर्ड भी नहीं छोड़ा। वक्फ बोर्ड में भी प्रॉपर्टियों के सेटलमेंट के पैसे, रिक्रूटमेंट के पैसे, और उनमें ये भी संभव है कि हर मंथली जो रिक्रूटमेंट हुई उनकी सैलरी मिलती, उसके हर मंथली उसका एक हिस्सा कहीं अरविंद केजरीवाल और उनके गुरुओं के पास जाए। ये सब कुछ हुआ। सीबीआई ने इसीलिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया, प्रॉपर्टियां उनकी सीज कर दी गई हैं और ये सारा ठिकरा अमानतुल्लाह के खिलाफ चलाया है। अमानतुल्लाह के खिलाफ का मतलब है अरविंद केजरीवाल इसमें साफ साफ सामने सामने से इन्वॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि कितने खतरनाक पॉलिटिशियन भारत में जन्म ले चुके हैं, कितने खतरनाक पॉलिटिशियंस किस किस स्तर पर खेल खेल रहे हैं और किसके सगे हैं। आप सोचिए कि खालिस्तान वाले मामले में जब कुमार विश्वास ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल केवल एक बार ये स्टेटमेंट दे दें कि उन्होंने खालिस्तान समर्थकों से कोई पैसा नहीं लिया, अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि हमने खालिस्तान समर्थकों से कोई सहायता नहीं ली, जबकि पुन्नू वहाँ कनाडा में बैठकर चिल्ला रहा है कि अरविंद केजरीवाल को मैंने सैकड़ों हजार करोड़ रुपया, यानी कि सैकड़ों करोड़ रुपया इनको दिया है चुनाव के लिए कि चुनाव जीत कर आओ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, खालिस्तान जिंदाबाद कर दो और खालिस्तान को अलग कर दो। आप सोचिए कि किस स्तर की पॉलिटिक्स भारत में करने को लोग तैयार हैं। इनको ये भी नहीं मालूम कि जिस माँ ने जन्म दिया, भारत माँ ने जन्म दिया, उस माँ को भी बेचने से ये पीछे नहीं आ रहे हैं लोग, नहीं आ रहे हैं पॉलिटिशियन, नहीं आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, नहीं आ रहे हैं लाइजनर्स और नहीं आ रहे हैं वो पॉलिटिक्स करने वाले लोग जो भविष्य की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं। ये सब कुछ भारत में चल रहा है, लेकिन ईडी और सीबीआई, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, वो किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। इन सबको जेल जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।